गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2021 जो अभी पेपर हुआ उसमें जो स्पोर्टिंग एरर वाले क्वेश्चंस है वो क्या क्वेश्चंस थे उन्हें देखो आइए डिस्कस करते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन क्या है आपका समझे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा। ड्यूरिंग द 17th century there were great developments at the sphere of knowledge। देखिए क्या है, ड्यूरिंग द 17th century आपके 17वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, के दौरान क्या हुआ। देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्पीयर ऑफ नॉलेज। क्या गलती नजर आ रही है, देखो यहां पर ड्यूरिंग द 17th century आपको एरर नजर आ रही है। देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स के अंदर एरर है या नो एरर या एट द स्पीयर ऑफ नॉलेज यहां पे कहना चाह रहे हो। स्पीयर आपको पता हो तो स्पीयर किसको कहते हैं, गोले को कहते हैं। स्पीयर क्या होता है, जो गोला होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीयर कहते हैं, गोला होता है। और गोले में आप कहना चाह रहे हो एट द स्पीयर, तो आपको पता होना चाहिए कि गोले की जो आकार है उसके अंदर आप एट द स्पीयर आप कैसे कहोगे, ठीक है ना। यदि गोले का आकार है तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर परिधि के अंदर, उसके परिधि के भीतर की बात करना चाह रहे हो तो यहां पर एट द स्पीयर नहीं बल्कि हमें कहना पड़ेगा इन द स्पीयर ऑफ द टाइम। क्या कहना पड़ेगा, इन द स्पीयर ऑफ नॉलेज, ना कि एट द स्पीयर ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो क्या बोलोगे यहां पर इन द स्पीयर ऑफ नॉलेज, ना कि यहां पर बोलोगे आप एट द स्पीयर ऑफ नॉलेज, क्योंकि इसकी जो सेफ है उस बाउंड्री की बात कर रहे हो आप, तो उस पूरी बाउंड्री की बात करें तो उस कंडीशन में वहां पर क्या कहना पड़ेगा, क्या कहोगे, इन कहोगे। तो गलती जो आपकी है जो फोर्थ पार्ट में कि यहां पर आप कह रहे हो कि डेवलपमेंट्स एट द स्पीयर नहीं, आपको कहना पड़ेगा इन द स्पीयर ऑफ टाइम। देखो तो ड्यूरिंग द 17th century आपके 17th century के दौरान, ड्यूरिंग यहां के शर्त में आ रहा है के दौरान के बारे में बात करें, उस पर्टिकुलर टाइमिंग के दौरान। देयर वर आपको पता है देयर के बाद में जो भी आपकी वर्ब आती है वो अपने बाद में आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। और यहां पर गेट डेवलपमेंट्स कह रहा है, डेवलपमेंट्स आपकी नाउन आपकी प्लूरल है तो वर्ब आपको कैसे यूज करनी पड़ेगी, वर ही यूज है वो आपको यहां पर करनी पड़ेगी। तो यहां वर्ब को देखें तो यहां पर ड्यूरिंग द 17th century 17वीं शताब्दी के दौरान कहना चाह रहा है। और फिर ये जो देयर के बाद वर्ब लगा रही है ये डेवलपमेंट्स के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि देयर के बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो अपने बाद में आने वाली नाउन जो होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो यहां डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लग गई, क्या वर आपकी यहां पर यूज हो रही है, तो इसमें वर्ब में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे क्या कहना चाह रहे हैं, एट द स्पीयर ऑफ नॉलेज कहना चाह रहे हैं, तो एट तो नहीं, एट तो हम किसी एक इवेंट वगैरह जनरली उसमें हम कहते हैं, जैसे एट द पार्टी आपने कह दिया उस अर्थ में आएगा, या एट किसी भी रिस्की पोजीशन पे कोई जगह पर कोई चीज है ना तो वहां उस कंडीशन में एट आता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आएगा, इन द स्पीयर ऑफ नॉलेज। तो यहां पे जो प्रेपोजिशन की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन जो है वो आपका प्रेपोजिशन टॉपिक से बना हुआ है और यहां एट की जगह क्या आना चाहिए था, इन आना चाहिए था, ठीक है ना। दोस्तों ये है एसएससी सीजीएल मेंस 2021 अभी जो हाल ही में पेपर हुए उनके जो क्वेश्चंस है ग्रामेटिकल एरर्स वाले, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो आप पढ़ें। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट लॉस टेम्पर इन दिस सिचुएशन। देखो सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस का है, देखो कंडीशनल का पूछा गया, क्या पूछ रहा है यहां सेंटेंस में, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट लॉस टेम्पर इन दिस सिचुएशन। यहां आगे क्या कर रहा है सेंटेंस में, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट वाली फॉर्म लगा रहा है। यदि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाता है तो आगे क्या होना चाहिए, इफ क्लोज में आपको वर्ब भरना पड़ेगा। सेंटेंस हाइपोथेटिकल है, जब हाइपोथेटिकल सेंटेंस आता है तो उस कंडीशन में क्या करोगे कि वुड के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उस कंडीशन में इफ आई वॉज नहीं आपको कहना पड़ेगा इफ आई वर यू। तो यहां पे वॉज की जगह क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए। इसमें भी गलती आपके फोर्थ पार्ट में है, या इफ आई वॉज यू नहीं आपको कहना पड़ेगा इफ आई वर यू, ना कि वॉज यू। एक बात आपको यहां पे ध्यान होनी चाहिए कि बी वर्ब के बाद में यदि कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रहता, ठीक है ना। तो यहाँ यू तो क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में एक जैसा होता है तो यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि इसकी जगह इफ आई वर हिम होता तो वो गलत हो जाता, इफ आई वर ही कहना पड़ेगा, इफ आई वर हर नहीं कह सकते, इफ आई वर सी कहना पड़ेगा वहां पर। तो यहां पे वॉज की जगह आपको हाइपोथेटिकल सेंटेंस में वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इफ क्लोज में वर का इस्तेमाल होगा और आगे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट वाली फॉर्म कह रहा है। सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस का एक साधारण सा सवाल है आपका, ठीक है ना, इजी, बहुत
आपको ऐसे लगेगा नहीं कि मेंस के अंदर, मेंस के क्वेश्चंस में, मेंस के एग्जाम में इतने सरल है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन बहुत आसान सवाल आपको दिए गए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। देखो कितना आसान सा सवाल है। यहां सेंटेंस के अंदर आपसे ये बोल रहा है कि दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन। गो ऑन तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गोइंग ऑन आप कहना चाह रहे हो जो प्रोग्रेस में होना, कोई काम प्रोग्रेस में होना, तो गोइंग ऑन। फिर आप कह रहे हो सिंस सेवरल मंथ्स। अब सेवरल मंथ्स कहना चाह रहा है तो ये तो आपने काउंट कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि हमें टाइमिंग का नाम देना है तो उस कंडीशन में हम सिंस लगाते हैं, लेकिन जब हमें टाइम को काउंट करने की बात आती है तो उस कंडीशन में सिंस नहीं, आपको वहां पर फोर लगाना पड़ता है। तो यहां पर जो गलती आपने कर दी, क्या गलती है इस सेंटेंस में कि सिंस सेवरल मंथ्स की बजाय आपको यहां पे क्या कहना पड़ेगा, फॉर सेवरल मंथ्स। क्या कहोगे, फॉर सेवरल मंथ्स, ना कि आप कहोगे यहां पर सिंस सेवरल मंथ्स। क्लियर है ना। तो दीज एक्सपेरिमेंट्स, यहां पर दीज आपने एक्सपेरिमेंट्स यहां पर नाउन प्लूरल कही है तो दीज तो आपने कहना ही पड़ेगा। दिस एक्सपेरिमेंट कहते तो, दिस एक्सपेरिमेंट्स करते तो गलत होता, दिस एक्सपेरिमेंट्स, और दीज एक्सपेरिमेंट्स आपने नाउन प्लूरल कह दिया। हेड को तो फर्क पड़ता नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हेड पास्ट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, दोनों में एक जैसी वर्ब रहती है, हेड ही रहती है। तो हैड बीन गोइंग ऑन आपने कह दिया, और सिंस सेवरल मंथ्स है, इसकी जगह क्या आ गया आपका, फॉर सेवरल मंथ्स। ठीक है ना। तो सिंस की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा। तो क्या बन गया, फॉर सेवरल मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहना चाह रहा है, समझें। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज। अब आप कह रहे हो कि इन 3 दोस्तों में से द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज आर माई फ्रेंड्स सन। देखो अब यहां पर आपने सेंटेंस में क्या कर दिया, आर माई फ्रेंड्स सन। आप माई फ्रेंड्स, आपने माई फ्रेंड्स तो पॉजेसिव बना रखा है, और मेरे दोस्त का बेटा है ये कहना चाह रहे हो। अब दोस्त का बेटा तो एक ही है, जो यहां पे वर्ब लगाएंगे ये वर्ब हम इसके इक्विवेलेंट आपको लगानी पड़ेगी। तो आर माई फ्रेंड सनी, अब सन तो एक ही है, बेटा तो एक ही है, तो आपको वर्ब आर नहीं, वर्ब आपको कैसी कहनी पड़ेगी, इज कहनी पड़ेगी। गलती फर्स्ट पार्ट में है, आपको कहना पड़ेगा इज। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज, आप कह रहे इन 3 लड़कों में से जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा है वो कौन है, मेरे दोस्त का बेटा है। तो एक बात यहां पे भी ध्यान देना। देखो यहां पर सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज है। अब यहां 3 में से एक को ले रहे हो, पता होना चाहिए कि संख्या में यदि 3 या 3 से ज्यादा है तो उसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि उनमें से एक ले रहे हो। तो 3 में से एक ले रहे हो, 4 में से एक ले रहे हो, 5 में से एक ले रहे हो, 6 में से एक ले रहे हो, तो डिग्री कौन सी चाहिए यहां पर, सुपरलेटिव। तो मोस्ट टैलेंटेड यहां पर सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, टैलेंटेड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में आपने इस्तेमाल किया, और आर्टिकल द लगाना अनिवार्य होता है। द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज 3 बॉयज, इन 3 में से मोस्ट टैलेंटेड कौन है, इज माई फ्रेंड्स सन। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। यदि यहां पर 3 की जगह हो जाता 2, यदि यहां पर 2 आ जाता तो उस कंडीशन में क्या होता, यहां पे मोस्ट टैलेंटेड की जगह मोर टैलेंटेड कहना पड़ता, और मोर टैलेंटेड कहते तब भी आपको वहां पे आर्टिकल द लगाना पड़ता। यदि आप ऐसे कहते ऑफ दीज 2 बॉयज, तो उस कंडीशन में आप कहते द मोर टैलेंटेड ऑफ दीज 2 बॉयज इज माई फ्रेंड्स सन। ठीक है ना। यदि इस सेंटेंस में 2 होता तो हमें कहना पड़ता मोर, इस सेंटेंस को हमें इस तरह बनाना पड़ जाता, द मोर टैलेंटेड ऑफ दीज 2 बॉयज। यदि आपने ऐसे बोल दिया होता कि इन 2 में से कौन है 2 बॉयज, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, इज माई फ्रेंड्स सन। तो इसका अर्थ होगा कि 2 में से एक, तो यहां पे मोर टैलेंटेड कहना पड़ेगा, द मोर टैलेंटेड ऑफ दिस 2 बॉयज इज माई फ्रेंड्स सन। ठीक है ना, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो यहां पे 2 होता तो मोर टैलेंटेड होता, तो यहां पे कौन सा 3 है तो हमें कहना पड़ेगा मोस्ट टैलेंटेड। तो डिग्री सुपरलेटिव आ गई, और यहां पे वर्ब जो आर लगा रहे हो ये गलत है, वर्ब आपकी कैसी लगानी पड़ेगी, इज है जो वर्ब यहां पर आपको यूज करनी पड़ेगी, ना कि यहां पर वर्ब आप आर यूज करोगे।
बहुत ही आसान सा सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, इजी सा सवाल है आपका कि इज माई फ्रेंड्स सन, ना कि आर माई फ्रेंड्स सन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या है, देखो अगला 5वां क्वेश्चन। एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर। एक आसान सवाल है, देखो आप देखें, आप इस सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब की कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है। देखो क्या कर दिया इसने, पीसफुल एक एडजेक्टिव लिखा है, क्या यहां पीसफुल एडजेक्टिव की जगह अप्रोप्रिएट है क्या? आपने यहां पर पीसफुल जो एडजेक्टिव लिखा है, क्या इस एडजेक्टिव की पोजीशन यहां पर बिल्कुल सही है? एट वन टाइम, एट वन टाइम मतलब एक ही समय में, बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर। अब लिव कहना चाह रहे तो लिव तो क्या है, यहां पर एक्शन वर्ब है, और जब एक्शन वर्ब आएगी, यदि कोपुला वर्ब होती तो उसके बाद में एडजेक्टिव चल जाती है। इसे हनी, टेस्ट, स्वीट आप कह सकते हो, ठीक है ना। डेड रैट स्मेल्स बैड, वहां पर आप एडजेक्टिव लगा सकते हो, लेकिन वो कोपुला वर्ब्स होती है। लेकिन ये कोपुला वर्ब्स नहीं है, ये तो आपकी एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के बाद में एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको एडवर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगी, वर्ब को मॉडिफाई करेगी। तो यहां पर वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आप यहां पर पीसफुल नहीं, आपको यहां पर क्या चाहिए, आपको एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब चाहिए। और एडवर्ब कौन सी होगी, यहां पर पीसफुल की जगह आपको क्या कहना पड़ेगा, पीसफुली। क्या कहोगे, पीसफुली। क्या कहोगे, पीसफुली, ना कि पीसफुल, क्या कहोगे, पीसफुली। तो यहां आप कहोगे कि एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुली टुगेदर। क्लियर है। तो यहां पर एक्शन वर्ब है, इस वजह से आपको यहां पर एडवर्ब चाहिए, ना कि एडजेक्टिव चाहिए। पीसफुल तो एडजेक्टिव है, तो यहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, जो वर्ब को मॉडिफाई करेगी। और वर्ब कौन सी, यहां पे लिव को मॉडिफाई यहां पे करेगा। यदि हमें बर्ड्स और एनिमल्स को मॉडिफाई करना होता तो उस कंडीशन में यहां पर एडजेक्टिव लगता, लेकिन वो ऐसा तब होता है जब यहां कोपुला वर्ब आती है, उस कंडीशन में एडजेक्टिव आता है। जैसे आपने इस तरह वर्ड बोला कि हनी टेस्ट स्वीट, अब यहां इसका मतलब होगा हनी टेस्ट स्वीट, हनी है वो मीठा स्वाद देता है। तो यहां इस वर्ब के बाद में आपने स्वीट एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है, जो स्वीट मॉडिफाई किसको कर रहा है, हनी को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये कोपुला वर्ब्स कहलाती है। तो कोपुला वर्ब्स के बाद में तो आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हो जो कि नाउन को मॉडिफाई कर देता है, लेकिन यदि आप एक्शन वर्ब यहां पे यूज करते हो तो उसके बाद में एडजेक्टिव नहीं, हमें एडवर्ब का इस्तेमाल है वो करना होता है। क्लियर है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिएगा। आसान सवाल है, ज्यादा इतने मुश्किल नहीं पूछे आपको एग्जाम में सवाल। देखिए, इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। देखो मच फास्ट कह दिया, ये लास्ट नहीं, फास्ट है, मच फास्ट। पहली बात तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि वेरी के साथ तो पॉजिटिव डिग्री आती, पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी आता है। जैसे आपने गुड कह दिया तो पॉजिटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव कौन सी होती है, बेटर होती है, बेटर। तो ध्यान रखना कि पॉजिटिव डिग्री के साथ तो क्या आता है, वेरी आता है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में क्या आता है, मच आता है। तो वेरी गुड और मच बेटर। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ तो वेरी आता है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मच आता है, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या कर दिया, मच फास्ट कर दिया, और यहां कह रहे इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। यहां फास्ट कहना चाह रहे हो तो इसमें कंपैरिजन है, इसमें आप केवल एक एक्शन नहीं, आपको कंपैरिजन कहना चाह रहे हो, और कंपैरिजन कहोगे तो डिग्री कंपैरेटिव आएगी, और कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो यहां पर मच फास्ट नहीं कहोगे, मच फास्ट नहीं, आपको कहना पड़ेगा मच फास्टर। क्या कहोगे, यहां पर आपको कहोगे मच, और फास्ट नहीं, आपको कहना पड़ेगा फास्टर, मच फास्टर, ठीक है ना, मच फास्ट। आपको एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन एडजेक्टिव की डिग्री कौन सी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो यहां पर कौन सी चाहिए, फास्टर, क्योंकि आप यहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे, और कंपैरेटिव डिग्री में मच का इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिटिव में वेरी आता है, कंपैरेटिव में मच आता है, तो मच फास्टर। इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्टर, ठीक है ना। एडवर्ब भी फास्ट होती है, फास्टली वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश में, ठीक है ना, फास्टली होता ही नहीं है।
फास्टली वर्ड ही नहीं होता, ठीक है ना। एडवर्ब भी फास्ट होती है, ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है, ठीक है ना। चलिए, तो यू कैन गो मच फास्टर, तो यहां पे फास्टर क्या है, एडवर्ब भी है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, सॉरी यहां पर एडवर्ब भी तो है, गो सॉरी मच फास्टर ही कहना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो एडवर्ब भी है। फास्टली होता ही नहीं है, फास्टली एडवर्ब आपकी होती ही नहीं है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, बताएं क्या आएगा। यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपका प्लूरल नाउन है आपका, तो दीज आप कह रहे हो, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन, टेल के बाद टू आता नहीं है क्या, टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ, प्रोनाउन की गलती है देखो। अब यहां पे आपसे कहना चाह रहा है कि यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन, आपको इन चिल्ड्रन को कहना है कि टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स, और फिर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसा लगा दिया, हिमसेल्फ लगा दिया। अरे भाई यहां पर हिमसेल्फ कैसे लगाओगे, आपको कहना पड़ेगा क्या, देमसेल्व्स। तो गलती किस में है, आपके सेकंड पार्ट में है कि यहां हिमसेल्फ नहीं, आपको कहना पड़ेगा देमसेल्फ या देमसेल्व्स, देमसेल्व्स, VES वाला देमसेल्व्स। आपको इस तरह देमसेल्फ ऐसे भी गलती देता है कई बार, देमसेल्फ कर देगा, या आपको देमसेल्व्स करके भी एरर बना देता है, ठीक है ना। तो OUS नहीं VES आता है, क्या आता है, OUS नहीं VES होता है, themselves, क्या कहोगे, themselves। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आपका सीधा पूछा, तो यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स themselves, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, बताएं क्या गलती यहां पर, इफ यू स्टडी हार्ड, अब यहां स्टडी हार्ड कहना चाह रहे हो, स्टडी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहना चाह रहा है, और आगे यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड कहना चाह रहा है। गेट की जो किसी भी फॉर्म के साथ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, गेट सेलेक्टेड, गेट की किसी भी फॉर्म के साथ पास्ट रहता है, लेकिन यहां पर फर्स्ट फॉर्म दे दी और यहां पर आपने सेकेंड फॉर्म दे दी। गलती आपकी देखो कहां पर जा रही है, इफ यू स्टडी हार्ड, यदि वहां पे गॉट सेलेक्टेड तो आएगा नहीं, यदि आप सेंटेंस में कह रहे इफ यू स्टडी हार्ड, तो यू श्योरली गॉट सेलेक्टेड नहीं, आपको कहना पड़ेगा यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड। क्या कहोगे, सेंटेंस में आपकी गलती फोर्थ पार्ट में है, तो श्योरली गेट सेलेक्टेड की जगह आपको ऐसे कहना पड़ेगा यू विल, यहां पे स्टडी सिंगुलर वर्ब है आपकी, इसका वर्ब कौन सी, प्लूरल वर्ब है, और है कैसी, प्रेजेंट में, तो यू विल, और श्योरली एडवर्ब है, पहली बारी वर्ब के बाद है कि श्योरली क्या आएगा, अब गॉट की जगह गेट, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है, तो यू विल श्योरली गेट, और गेट की किसी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म रहेगी तो गेट सेलेक्टेड, क्या कहोगे, गेट सेलेक्टेड, ठीक है। तो आप कहोगे यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, क्लियर है। तो सेंटेंस में आपके फोर्थ पार्ट में आपकी यहां पर गलती जा रही है, तो यू श्योरली गेट्स गॉट सेलेक्टेड की जगह आपको कहना पड़ेगा यू विल श्योरली गेट सेलेक्टेड, क्लियर है। क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म करने से भी आगे है वो सेंटेंस है वो आपका करेक्ट है वो नहीं बैठ पाता, इसलिए हमें ऐसा ही बोलना पड़ेगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, आसान से सवाल है, ज्यादा इतने मुश्किल सवाल नहीं है, इजी वे में जो हम आम जो क्लासेस में पढ़ते हैं डेली ये क्वेश्चंस जो वैसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, ज्यादा इतने मुश्किल नहीं है। देखो क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग, नाउन है मिसअंडरस्टैंडिंग, हैज क्रेप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर, बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। देखो आपको एक बात तो पता होना चाहिए कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है, तो बिटवीन के बाद एंड आपने लिख दिया, लेकिन आपको पता है बिटवीन तो एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद में आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में नहीं होता, वो ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव जैसे आपको प्रोनाउन लगाने पड़ते हैं, लेकिन आप यहां पर सब्जेक्टिव केस नहीं लगा पाओगे। तो क्या कहना पड़ेगा, अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर, नहीं आपको कहना पड़ेगा बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर, तो बिटवीन ही नहीं आपको कहना पड़ेगा बिटवीन हिम। तो बिटवीन एंड के बाद आने वाले प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे, तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रोनाउन का ही आपका रूल है, इजी है, आसान है, कोई ज्यादा इतना मुश्किल आपका यहाँ पर नहीं है क्वेश्चन। तो हिम एंड हिज सिस्टर, हिम सिस्टर मत बताना ना, ऐसे मत बोल देना कि बिटवीन हिम एंड हिम सिस्टर, तो हिम सिस्टर नहीं, हिम एंड हिज सिस्टर, क्या कहोगे, हिम एंड हिज
सिस्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, contented people seldom complain against their fat। अब यहां पर सेंटेंस में क्या किया हुआ है, ठीक है ना, कंटेंटेड संतुष्ट को कहते हैं, कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट। अब यहां पर कंप्लेंट कर दी इसने, तो टी लगा दिया। कंप्लेंट तो एक नाउन होती है और आपको चाहिए यहां पर वर्ब, और ये कर दी नाउन इसने, तो कंप्लेंट थोड़ी कहोगे, आपको ये तो नाउन कर दी, नाउन थोड़ी लगाओगे, आपको लगानी वर्ब। और वर्ब कौन सी होती है, कंप्लेंट नहीं कंप्लेन कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, कंप्लेन। कंप्लेन होती है वर्ब, आपको यहां पर वर्ब चाहिए, ना कि आपको यहां पर नाउन चाहिए। ये तो कंप्लेंट तो आपने क्या कर दी, ये तो नाउन लिख दी आपने। तो कंप्लेंट तो होती है नाउन, कंप्लेन होती है वर्ब। और एक एएनटी और लगाओ कंप्लेनेंट में, जैसे आपकी वर्ब है कंप्लेन, इस कंप्लेन में एएनटी लगाओगे तो कंप्लेनेंट हो जाता है। ये होता है वादी। ये क्या होता है, वादी, केस करने वाला, उसे कहते हैं वादी। आप कंप्लेनेंट भी कहते हैं और प्लेंटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लेनेंट भी बोलते हैं और प्लेंटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना, वादी, कंप्लेनेंट। और जो वर्ब है वो आपकी कौन सी है, कंप्लेन आएगी। तो यहां पर कंप्लेंट आपने नाउन नहीं लगानी है, आपको वर्ब लगानी है, और वर्ब कौन सी आएगी, यहां पर कंप्लेन आएगी। तो गलती कौन से पार्ट में है, थर्ड में। सेल्डम आपको पता है नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, सेल्डम कभी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो, यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ईदर यू विल मिस योर flight। You must reach the airport. You must reach the airport on time. Either you will miss your flight। बताएं। देखो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, देखो you must reach the airport। रीच के बाद प्रपोजिशन नहीं आता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। रीच टू द स्टेशन या रीच एट द एयरपोर्ट, आप ऐसा नहीं बोलोगे, रीच के बाद प्रपोजिशन नहीं लगता। पहली बात तो इसने नहीं लगाया, चलो ठीक है। ऑन टाइम, समय पर। ईदर यू विल मिस योर फ्लाइट, ईदर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा यहां पर। आप कहना चाह रहे हो कि तुम्हें एयरपोर्ट समय पर पहुंचना है, यदि नहीं पहुंचे तो आप फ्लाइट को मिस कर दोगे। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आइदर नहीं आएगा, यहां आइदर नहीं, यहां एक कंजंक्शन की जरूरत है हमें, अदरवाइज भी नहीं आएगा। अदरवाइज का इस्तेमाल, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज एक एडवर्ब होती है। अदरवाइज का इस्तेमाल करेंगे तो कोमा लगा के हमें अदरवाइज को इस सेंटेंस से ही अलग करना पड़ जाएगा, दोनों को अलग करना पड़ेगा। यहां चाहिए आपको कंजंक्शन, और कंजंक्शन चाहिए तो नहीं तो, नहीं तो के लिए कंजंक्शन आपका आइदर नहीं होगा, नहीं तो के लिए आपको लगाना पड़ेगा और एल्स। क्या लगाना पड़ेगा, और एल्स। तो यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम और एल्स यू विल मिस योर फ्लाइट। आपको समय पर एयरपोर्ट पहुंचना ही होगा, नहीं तो आप फ्लाइट को क्या कर दोगे, मिस कर दोगे। तो आप कहना पड़ेगा यू विल मिस योर फ्लाइट, तो यहां पे और एल्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाओगे, और एल्स, नहीं तो, या अदरवाइज नहीं आएगा, यहां आपको कहना पड़ेगा और एल्स, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखो, कंजंक्शन से क्वेश्चन था, scarcely had he took the medicine when his headache was gone। देखो स्कैसली वाला सेंटेंस देखो, जनरली कंजंक्शन टॉपिक में हमने पढ़ा है। देखो क्या कि हार्डली, स्कैसली और बेयरली, इनके बाद में वैन आता है, वैन या बिफोर चलता है, तो वैन तो यहां पर इसने करेक्ट कर दिया। दूसरी बात, इन्वर्जन होना चाहिए। हार्डली से स्कैसली से आप सेंटेंस जब शुरुआत करते हो तो इन्वर्जन होना जरूरी होता है। तो इन्वर्जन का मतलब आपको सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। आपने ये पहले भी लगा दिया, लेकिन आपको पता है कि हेड के साथ में ये टुक कहां से कर दी, आपको क्या करना पड़ेगा, टेकन करना पड़ेगा। वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहां पे टुक जो है ये गलत है, आपको क्या करना पड़ेगा, टेकन। क्या कहोगे, स्कैसली हैड ही टुक नहीं, स्कैसली हैड ही टेकन करना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, जो कि हेड के साथ आप यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये लगाएंगे, ठीक है ना कि यहां पर टुक लिखोगे। एक आसान सवाल है, ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है। तो स्कैसली का आपको ध्यान ये रखना है
कि हार्डली स्कैर्सली बेयरली से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है, तो हमें जो कंजंक्शन पेयर है, ठीक है ना, उसमें जो है वो आपको व्हेन या बिफोर रखना होता है। तो व्हेन इसने सही कर दिया। दूसरी बात, आपको इसमें इन्वर्जन करना पड़ता है, इन्वर्जन भी इसने कर दिया, लेकिन आपको हेड के साथ वर्ब कॉम्बिनेशन तो बिठाना पड़ेगा ना। तो वर्ब कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा? टेकन। आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो यहां पे लिखनी पड़ेगी। देखो नेक्स्ट क्या सवाल है, देखो आपका, एवरी सैटरडे, सैटरडे एस कैपिटल होना जरूरी है, सही है। एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग, इजंट सी। देखो यहां पर इजंट सी कह दिया और यहां पर मदर कहना चाह रहे हो और इधर लिख दिया आपने प्रिपेयर्स कह रहे हो। तो प्रिपेयर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो टैग आपका नेगेटिव होगा, और टैग यदि नेगेटिव होगा तो इजंट कैसे कहोगे? या तो प्रिपेयर्स तो आपने फर्स्ट फॉर्म कह दी, तो गलती कौन से पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। क्या यहां पर इजंट सी नहीं, सी नहीं कहो। सी तो खैर मदर के लिए आपको नाउन तो रिपीट कर नहीं सकते, हमें प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, तो आपको क्या कहोगे? इजंट नहीं। हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो हमें कहना पड़ेगा डजंट, और आपको कहना पड़ेगा डजंट सी, ना कि इजंट सी। क्या कहोगे? डजंट सी। तो इजंट नहीं, हमें इसकी जगह क्या कहना पड़ेगा? डजंट कहना पड़ेगा। तो इजंट नहीं, डजंट, ठीक है ना, डजंट सी। एक टैग क्वेश्चन से बनने वाला आसान सा सवाल आपको पूछा गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप यदि देखोगे तो आपको लगता है कि मेंस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेंस के एग्जाम में भी सरल ही क्वेश्चन आते हैं, इतने मुश्किल नहीं आते, ठीक है ना। जैसे प्री में रहते हैं वैसे ही मेंस में रहते हैं, ज्यादा इतने मुश्किल है वो ग्रामेटिकल क्वेश्चन है वो आपके नहीं बनाते हैं। देखो, दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। अब इस सेंटेंस में कर दिया क्या? मच इंटरेस्टिंग स्टोरी देन दिस। अब आगे आपने देन लगा दिया और आपने यहां पर क्या कर दिया? मच इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग तो आपकी पॉजिटिव है और या मच लगा रहे हो, या तो वेरी इंटरेस्टिंग होता लेकिन देन का रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर मच गलत है, आपको मच इंटरेस्टिंग नहीं। आपको देखो दो तरीके से सही कर सकते हो, या तो इसकी जगह कह दो मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है, क्योंकि मोर देन आपका आ जाएगा यहां पर मोर देन, या मच मोर कह सकते हो आप, मोर या मच मोर भी कह सकते हो, मच मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आप मच मोर भी लगा सकते हो, क्योंकि कंपैरेटिव में मच भी तो लगा सकते हैं ना। तो या तो कह दो मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस, या कह दो मच मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। तो यहां पे मोर या मच मोर आप इस्तेमाल है वो कर सकते हो। तो गलती आपकी फर्स्ट पार्ट में है, या मच इंटरेस्टिंग की जगह आपको कहना पड़ेगा मच मोर इंटरेस्टिंग देन, मच मोर इंटरेस्टिंग देन, ठीक है ना। तो मच मोर इंटरेस्टिंग देन या मोर इंटरेस्टिंग देन। मोर मच मत कर देना, मोर के बाद में मच नहीं आता, मच मोर आता है, मच पहले मोर बाद में। या तो सिर्फ कह दो मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस, और या कह दो मच मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। देखो इतने मुश्किल नहीं है, आप मच, उसमें आप मच की जगह केवल मोर लिखोगे तब भी उस कंडीशन में सही हो जाएगा, मैनी नहीं हो सकता। मैनी यदि लगाओगे तो वो गलत होगा, या तो कहो मोर या कह दो मच मोर, मोर मच नहीं कह सकते। यदि मोर मच कहोगे तो वहां पर वो गलत हो जाता है। द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस full with wigs, ornaments and dressed। देखो जेंटलमैन हैड अ सूटकेस और फिर उसके बाद में फुल कह रहे हो, फुल तो एडजेक्टिव होता है आपको पता है, और फुल के साथ में यहां पर आपने कह दिया कि विद विंग्स। क्या करोगे? आपके फुल के साथ विद नहीं, क्या कहोगे? ऑफ लगाओगे। फुल ऑफ विग्स ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस, क्या कहोगे? फुल ऑफ। विद आता है फिल के साथ, फिल होता है तो विद आता है। आप फिल वर्ब कहोगे तो फिल के साथ विद आता है, फिल के साथ विद आता है, ठीक है ना। जैसे आपने कह दिया कि द रूम फिल्ड विद स्मोक, जैसे आपने ऐसे बोला द रूम
फिल्ड विद स्मोक। तो फिल क्या है? फिल आपकी वर्ब है। फिल क्या है? वर्ब है। और फुल क्या है? एडजेक्टिव है। या फुल क्या है? ये एडजेक्टिव है, फुल एडजेक्टिव है। और फिल क्या होती है? वर्ब होती है। फिल क्या है? वर्ब है। तो आपको कहना पड़ेगा द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल ऑफ विग्स, ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस। तो यहां पर गलती कौन से पार्ट में जा रही है? आपको सेकंड पार्ट में गलती है। यहां पे फिल विद, फुल ऑफ नहीं, फुल विद नहीं, फुल ऑफ कहना पड़ेगा। फुल ऑफ क्या कहोगे? फुल ऑफ। फुल ऑफ एंथुजियाज्म कहते हैं ना, तो फुल के साथ ऑफ आता है। फुल ऑफ हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, 16 नंबर सेंटेंस में क्या है देखो। इट टर्न्ड आउट टू बी द नोइजी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड। इट टर्न्ड आउट टू बी द नोइजी पार्क पार्टी। पार्क पार्टी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पे द नोइजी पार्क पार्टी कहना चाह रहे हो। एनीबडी हैड एवर अटेंडेड, यहां इस सेंटेंस में देखो, आपके सेंटेंस से ही थोड़ा खेला है। सेंटेंस में क्या बोला है इसने कि इट टर्न्ड आउट टू बी द नोइजी पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड। किसी भी व्यक्ति ने पहले आज तक जब भी कभी अटेंड की है ना पार्टी, उनमें से हैं, तो उनमें से एक होगी, तो एक होगी तो क्या होगी? सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। यहां पर आपने क्या कर दिया? द नोइजी पार्टी। तो यहां पर द नोइजी पार्टी आपकी गलत है। नोइजी का सुपरलेटिव क्या होता है? नोइजियस्ट। क्या कहोगे? नोइजियस्ट पार्टी, ना कि यहां पर नोइजी पार्टी कहोगे। ठीक है ना, आपको कहना पड़ेगा नोइजियस्ट। आपको कहना पड़ेगा नोइजियस्ट पार्टी, ना कि नोइजी पार्टी। क्या कहोगे? नोइजियस्ट पार्टी। आर्टिकल द तो लगाना ही पड़ेगा, द नोइजियस्ट पार्टी। द नोइजियस्ट पार्टी। रीजन क्या है देखो इसका, आपने यहां पर सेंटेंस में ये एक्सप्लेन किया है कि एनीबडी हैड एवर अटेंडेड। आपके जब भी लोगों ने आज तक जो अटेंड की है ना, उनमें से ये एक सबसे अच्छी पार्क पार्टी है, वो नोइजियस्ट है वो पार्टी। ये नोइजियस्ट मतलब सबसे ज्यादा नॉइज हुई है जहां पर, तो क्या कहोगे? द नोइजियस्ट पार्क पार्टी। ठीक है ना, तो यहां पर जो डिग्री है वो सुपरलेटिव लगानी पड़ेगी। ये अच्छा क्वेश्चन है, एडजेक्टिव से कि डिग्री से बनने वाला अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन जरूर है। यहाँ पे नोइजियस्ट आपका आएगा, क्योंकि यहाँ आपसे कहना चाह रहा है कि एनीबडी हैड एवर अटेंडेड, व्यक्ति ने जब भी कभी अटेंड की है, तो उनमें से ये क्या सबसे ज्यादा जिसमें नॉइज हुई है उसे कहते हैं नोइजियस्ट पार्टी। तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ना कि पॉजिटिव डिग्री आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको नॉइज वाली चीजें यहां पर लेनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहना चाह रहा है। हाँ, एज सून द गन, एज सून नहीं, एज सून एज होता है भाई। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। क्या है? कौन सा? सेकंड पार्ट में। तो एज सून नहीं, एज सून एज। क्या आएगा यहां पर? एज सून एज। एज सून नहीं होता, एज सून एज होता है। एज सून एज द गन शॉट, एज सून एज द गन शॉट वॉज हर्ड, पीपल रेन आउट इन पैनिक। ठीक है ना, एज सून एज द गन शॉट वॉज हर्ड, पीपल रेन आउट इन पैनिक। ठीक है ना, तो एज सून एज आएगा, ना कि एज सून आएगा। क्या कहोगे? एज सून एज। इजी है, ये तो आसान है, इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एज सून नहीं होता, एज सून एज होता है। तो एज सून एज द गन शॉट वॉज हर्ड, पीपल रेन आउट इन पैनिक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? देखो आपका कंजंक्शन से बनने वाला क्वेश्चन था, वो तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओपन योर बुक्स एट पेज 10th। ध्यान रखना, यदि बाद में ऑर्डिनल नंबर लिखते हो तो पहले लिखना पड़ेगा, बाद में लिख रहे हो तो ऑर्डिनल नंबर नहीं, आपको कार्डिनल नंबर लिखना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? कार्डिनल नंबर। तो यहां पर एट पेज 10th नहीं कह पाओगे, एज पेज 10 कहना पड़ेगा। आपको यहां पर कार्डिनल नंबर कहना पड़ेगा, काउंट करने वाले 1 2 3 4 5 6। बाद में कहोगे तो कार्डिनल नंबर, पहले कहोगे तो आपको यहां पर ऑर्डिनल नंबर आते हैं। या तो कहोगे द 10th पेज,
द 10th पेज, 10th कहोगे तो आर्टिकल द भी चाहिए, उस अर्थ में आप द 10th पेज कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो कहो द 10th पेज और या कहो द पेज 10, क्या कहोगे, द पेज 10 कहोगे। तो यहां पर 10th नहीं, आपको 10 कहना पड़ेगा। तो यहां पे क्या कहोगे, पेज 10th नहीं, पेज 10। या तो कहोगे एज पेज 10 या कह दो एट द 10th पेज, दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा। या तो कहोगे एट द 10th पेज और या कहोगे एट पेज 10, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहां पर कहना पड़ता है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। 19 क्या है देखो समझें। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, ऐसे लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, ठीक है ना, समुद्री किनारे जो रहते हैं। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर एवैक्यूएटेड बाय टाइम, क्या कहोगे देखो। यहां पे सेंटेंस में देखो एक आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पर क्या किया हुआ है, द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर एवैक्यूएटेड बाय टाइम, बाय टाइम नहीं कहोगे, या तो कहोगे इन टाइम या कह दो ऑन टाइम, लेकिन बाई टाइम का तो कोई सेंस ही नहीं आता। तो कहां गलती है इसमें, बाई टाइम यहां पे गलती करती। या तो कह दो इन टाइम या कह दो ऑन टाइम। इन टाइम कहोगे तो समय रहते हुए समय से, और ऑन टाइम कहोगे तो समय पर। तो या तो आप कह दोगे इसमें इन टाइम और या आप कह दोगे इसमें ऑन टाइम, या तो इन टाइम आ जाएगा या आपको ऑन टाइम आ जाएगा, लेकिन बाई टाइम का तो कोई सेंस ही नहीं है ना। आसान, बिल्कुल आसान, एक बिल्कुल सरल सा आपका क्वेश्चन यहां पे बना हुआ है। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज वर इवैक्यूएटेड बाय टाइम, ठीक है ना। तो बाय टाइम नहीं, या तो कहोगे इन टाइम या कह दोगे ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या है। 20 ही क्वेश्चन आए थे आपके, ज्यादा क्वेश्चन आपके बने नहीं। 20 क्वेश्चन आते एक पेपर में, 20 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए क्या है देखो अगला क्वेश्चन। ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉट, he had forgot, forgot तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दिया आपने। टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग, यहां पे हैड फॉरगॉट कैसे कहोगे, फर्स्ट पार्ट में ही गलती है, हैज फॉरगॉट नहीं, हैज फॉरगॉटन। क्या कहोगे, गेट की सेकंड वाली फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, लेकिन फॉरगॉट की सेकंड वाली फॉर्म फॉरगॉट और थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन आएगी, ठीक है ना। तो क्या कहना पड़ेगा, फॉरगॉटन, क्या कहोगे, फॉरगॉटन, ठीक है ना। तो ना कि यहां पे फॉरगॉट कहोगे। तो गलती फर्स्ट पार्ट में जा रही है कि he said that he had forgotten to lock the door before leaving। क्लियर है। चलिए, तो आसान से सवाल थे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आपके यहां पर नहीं थे, ठीक है ना। अच्छी तरीके से पढ़िएगा आप, पहले टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर करो और इन्हें कंप्लीट करिए। टॉपिक वाइज भी करिए, जो आपने लिस्ट में दे रखी है टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, जैसे 10 टॉपिक आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ें, टॉपिक को पढ़ें, पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करें प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है ना। और जैसे टॉपिक वाइज हो जाए आप मिक्स वाले क्वेश्चंस है इन्हें भी करें। 2021 से लेके 2010 तक, 2010 से 2021 तक पिछले 12 साल के क्वेश्चंस हम सारे यहां पर करेंगे, सभी हम क्लासेस के अंदर यहां पे कंप्लीट करेंगे। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके चलें।